दुनिया की हिस्ट्री में कई पावरफुल कंट्रीज ने दूसरे देशों को अपनी कॉलोनियां बनाकर रूल किया है। दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाने वाले कंट्रीज में ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्टुगल जैसे नाम शामिल हैं। 16वीं सेंचुरी के बाद यूरोपियन पावर्स ने वर्ल्ड और उसकी वेल्थ को कंट्रोल करने का प्रयास किया। वह अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफल भी रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने कोलोनाइजेशन के प्रोसेस को रेजिस्ट किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के वो देश जो कभी किसी यूरोपियन देश के गुलाम नहीं रहे। ये लिस्ट शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कोलोनाइजेशन आखिर होता क्या है। कोलोनाइजेशन, जिसे हिंदी में उपनिवेशन कहते हैं, एक प्रोसेस या पॉलिसी है जिसमें एक नेशंस किसी दूसरे मुल्क और उसके लोगों पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करते हैं। इसका बेसिक रीजन इकोनॉमिक डोमिनेंस होता है, जिसमें उस कॉलोनी को रॉ मटेरियल का सोर्स और फिनिश प्रोडक्ट की मार्केट के रूप में डेवलप करना होता है। कोलोनाइजेशन के प्रोसेस में अक्सर कॉलोनाइजर्स अपने रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चरल प्रैक्टिस को उस कॉलोनी पर इम्पोज करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। इथियोपिया। इथियोपिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है जो स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के दौरान अनकॉलोनाइज्ड रहने में कामयाब रहा था। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका 1880 से 1914 तक का पीरियड था, जब यूरोपियन पावर अफ्रीका को इन्वेड करने और कॉलोनीज बनाने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। ये इन्वेजन पीरियड में लगभग 90% अफ्रीका यूरोपियन पावर के कंट्रोल में आ गया था, पर फिर भी इथियोपिया इंडिपेंडेंट रहने में सफल था। 1888 में इटालियन फोर्स इथियोपिया में आए और 1896 में फर्स्ट इटालियन वॉर हुई। इस वॉर में इथियोपिया ने बहुत बुरी तरह से इटालियन फोर्स को हरा दिया। इस फोर्स के बाद हुए नेगोशिएशंस में इथियोपिया ने इटली को एरिट्रिया सौंप दिया था और इस तरह से एरिट्रिया एक इटालियन कॉलोनी बन गई थी। इटालियन फोर्स ने एक बार फिर 1935 में मुसोलिनी के अंदर इथियोपिया पे हमला किया और इस टाइम इटली को सफलता हाथ लगी और मुसोलिनी ने इथियोपिया के एम्परर सेलासी को हटाकर इथियोपिया पर कब्जा कर लिया। पर यह कब्जा ज्यादा दिनों तक नहीं चला और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में एम्परर सेलासी ने फिर से इथियोपिया पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। और यही नहीं, 1943 में इटालियन कॉलोनी ऑफ एरिट्रिया को भी इथियोपिया के अंडर ले लिया। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा देश है और अरब वर्ल्ड का अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब पर मुख्य रूप से ट्राइबल लीडर का राज रहा है। 16वीं सेंचुरी से सऊदी अरब के ज्यादातर एरिया पर ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था और ये कंट्रोल 1918 तक चला, जिसके बाद सऊदी के कंट्रोल के लिए सऊदी रॉयल फैमिली ने ओटोमन एम्पायर से लड़ना शुरू कर दिया। ये पॉलिटिकल मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम हो रही थी, जिसमें ब्रिटिश ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहा था। ओटोमन एम्पायर को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश ने पैन अरब रिवोल्ट को सपोर्ट किया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ओटोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया था और सऊदी अरब देश की स्थापना हुई। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को 1932 में इब्न साउद ने एस्टैब्लिश किया था, जिसके बाद सऊदी पर सऊदी रॉयल फैमिली का राज था और वो किसी यूरोपियन पावर के अंडर नहीं आता था। ईरान। ब्रिटिश और रशिया दोनों देश ईरान, जो उस समय पर्शियन एम्पायर था, उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इस वजह से 1800s में ईरान ने काफी सफर किया, क्योंकि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे, जिस वजह से ईरान पर काफी असर आया था। इस दौरान कई पर्सो रशियन और एंग्लो पर्शियन वॉर्स हुए, जिसमें ईरान का कुछ हिस्सा ये दोनों देश के हाथ लग गया। पर इतने वॉर के बाद भी ब्रिटेन और रशिया ईरान को अपनी कॉलोनी बनाने में सफल नहीं हो पाए और ईरान एक ऑटोनोमस स्टेट रहा था। 19वीं सेंचुरी में रशिया ने पर्शियन एम्पायर के नॉर्दर्न हिस्सों पर कब्जा किया, जो आज के दिन तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटेन ने एम्पायर के ईस्टर्न हिस्सों पर पावर एस्टेब्लिश किया, जो आज के दिन पाकिस्तान में आता है। भले ही इन हिस्सों पर कुछ समय के लिए ब्रिटेन और रशिया ने कब्जा किया था, पर पर्शियन एम्पायर का ज्यादातर हिस्सा कजर डायनेस्टी के रूल के अंडर आता था और ऑफिशियली किसी भी कॉलोनियल पावर के अंडर नहीं आता था, पर उन पर ब्रिटेन और रशिया का अनऑफिशियल इन्फ्लुएंस जरूर था। कोरिया। भले ही कोरिया किसी भी यूरोपियन पावर की कॉलोनी नहीं थी, पर इस पर एशियन पावर का कब्जा था।
1895 तक कोरिया चाइना के किंग डायनेस्टी के अंडर आता था। उसके बाद फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर जीतने के बाद जापान ने 1910 में कोरिया को एनेक्स करके अपनी कॉलोनी बना लिया, जिस वजह से किसी यूरोपियन पावर ने उस पर अपना कब्जा नहीं बना पाए और वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से सेफ था। जापान ने कोरिया को 1945 तक अपनी कॉलोनी बना के रखा था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में हार के बाद जापान ने कोरिया से विड्रॉ कर लिया, जिसके बाद कोरियन वॉर से कोरिया के 2 हिस्से हो गए और कहा जाता है कि यूएसए ने अनऑफिशियली साउथ कोरिया पर अपना दबदबा बना के रखा था। अफगानिस्तान। पर्शियन एम्पायर की तरह अफगानिस्तान पर भी ब्रिटेन और रशिया की नजर थी, पर अफगानिस्तान को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। इसलिए जब ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो 1839 के फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में अफगानिस्तान ने ब्रिटिश आर्मी को करारी शिकस्त दी, पर ब्रिटेन ने हार नहीं मानी और जब दूसरा एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 1880 तक हुआ तो ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को हरा दिया और एक समझौता किया। इस समझौते के तहत अफगानिस्तान के डोमेस्टिक इशू पर अफगान का कंट्रोल रहेगा, पर उनके फॉरेन अफेयर्स पर ब्रिटिश का कंट्रोल होने वाला था। पर यह समझौता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। तीसरे एंग्लो अफगान वॉर के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन की गई, जिसके तहत अफगानिस्तान को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी गई थी। तो भले ही अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर ब्रिटिश का कंट्रोल 40 सालों तक था, वो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं था और इस तरह अफगानिस्तान किसी यूरोपियन पावर की कॉलोनी नहीं बना। ये था इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने जाना कि कैसे कुछ देश जैसे कि इथियोपिया, सऊदी, ईरान, कोरिया और अफगानिस्तान ने खुद को यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से महफूज रखा था। अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और देशों के बारे में जानेंगे, जिसमें भारत के कुछ पड़ोसी भी शामिल हैं, जिनके बारे में जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। इस तरह के कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।